नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज शुरू की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और उसमें हम बीए थर्ड ईयर का एक पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम इस पेपर का लास्ट टॉपिक यूनिट 4 टॉपिक नंबर 2 उसको डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड हिमाचल प्रदेश राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2006। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में जानेंगे और उसके बाद दूसरे सेक्शन में हम जो रूल्स हैं एचपीआरटीआई के उनको हम समझेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। सूचना का अधिकार और इसकी आवश्यकता। ये सूचना का अधिकार है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों है? सूचना के अधिकार का अर्थ है लोगों की सरकारी सूचनाओं तक पहुंच की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है कि नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों को सरकारी कार्यों, निर्णयों और प्रदर्शनों से संबंधित सभी फाइलों और दस्तावेजों तक उचित रूप से मुफ्त पहुंच मिले। एक्सेस, फ्री एक्सेस टू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है सरकार के कामकाज में खुलापन और पारदर्शिता। इस प्रकार यह लोक प्रशासन में गोपनीयता के विरुद्ध है। इट इज अगेंस्ट द सीक्रेसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1992 में विश्व बैंक ने एक दस्तावेज जारी किया था जिसका शीर्षक था शासन और विकास, और इस दस्तावेज में उसने 7 पहलू, 7 तत्वों का उल्लेख किया था। शासन के 7 तत्व, और वो उनमें से एक जो जरूरी और महत्वपूर्ण भी था वो था पारदर्शिता और सूचना। ठीक है, तो ये दस्तावेज जो है इसको हम आरंभ बोल सकते हैं पारदर्शिता और सूचना के क्षेत्र में। सूचना का अधिकार निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। अब आवश्यकता देखते हैं किन किन कारणों से है। सबसे पहले एक है आपका, यह प्रशासन को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं या जानते आ रहे हैं कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार जो है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए लोगों के प्रति। ठीक है, तो उसको और सही ढंग से और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है राइट टू इंफॉर्मेशन। यह प्रशासन और लोगों के बीच की खाई को कम करता है। फिर यह लोगों को प्रशासनिक निर्णय लेने के बारे में जागरूक करता है। अवेयरनेस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। ओके, यह सिविल सेवकों द्वारा लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रशासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। यह प्रशासन की बुद्धिमान और रचनात्मक आलोचना की सुविधा प्रदान करता है। रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म शुड बी देयर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री like that of ours. It is important that criticism should be there, but that criticism should not be destructive one. If the criticism is destructive, that would defame the nation, okay, and also hurt the very interest of the nations. Okay, so there should be constructive criticism, and सूचना का अधिकार जो है, द राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, वो इसकी सुविधा प्रदान करता है। यह लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करता है। ठीक है, देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोई भी डिसीजन ले रहा है प्रशासन, कोई भी चीज कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, उससे संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। अब जब आपके पास ये अधिकार है कि आप जानकारी लेंगे, तो जो शासक है या अधिकारी है, क्या वो भ्रष्टाचार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे पता है अगर मैंने कुछ गलत किया और लोगों ने वो सूचना मांग ली और मेरे भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया, तो हो सकता है मुझे अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ जाए। तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करता है, मिटा देता है ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, मिनिमाइजिंग, ठीक है, मिनिमाइजिंग व्हाट, मिनिमाइजिंग द करप्शन। ओके, यह प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक विचारधारा को कायम रखता है। देखिए, जब आपके प्रशासन में खुलापन आएगा, मतलब पारदर्शी होगा, ठीक है, मतलब ये कि वहां पे कोई ब्लैक बॉडी नहीं हो, वहां पे क्या हो, एक शीशा लगा हो, ठीक है, शीशा कैसा, जिसके आर पार आप देख सकें, ठीक है, तो वो चीज होनी चाहिए। और उसी से क्या होता है, सरकार और लोगों का सरकार में और प्रशासन में विश्वास पैदा होता है। और जब विश्वास पैदा होता है तो यही चीज आगे चलकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। यह प्रशासन को लोगों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है, रिस्पॉन्सिबल। यह लोक सेवकों द्वारा अधिकार के दुरुपयोग की संभावना को कम करता है, ठीक है। जब भी कोई, कई बार क्या होता है ना कि जो अधिकारी हैं वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, तो उस चीज को भी ये जो सूचना का अधिकार है ये कम करता है। वैश्विक परिदृश्य देख लेते हैं कि कहां कहां पे किस किस समय में कैसे कैसे जो सूचना का अधिकार है वो लोगों को दिया गया है। सूचना के अधिकार को लागू करने वाला स्वीडन दुनिया का पहला देश था और उसने ये बहुत पहले ही लागू कर दिया था, सन 1766 में, ठीक है। बाकी देशों में भी हुआ लेकिन वो बहुत ही बाद में, ठीक है। फिनलैंड ने 1951 में सूचना की स्वतंत्रता कानून को अधिनियमित किया। यूएसए ने इस तरह का जो अधिनियम है वो 1966 में अपने नागरिकों को के लिए बनाया। डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया, इन्होंने 1970 में इसी तरह का कानून बनाए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसे 1982 में, थाईलैंड, आयरलैंड ने वर्ष 1997 में और 2000 में बुल्गारिया ने इस तरह का कानून अधिनियमित किया। और यूके, यूनाइटेड किंगडम ने अपना जो एक्ट है, यूके फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, 1 जनवरी 2005 में लागू किया, ठीक है। ये तो है वैश्विक परिदृश्य। अब आते हैं हम अपने भारतीय परिदृश्य में। भारत के संविधान में नागरिकों को स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार प्रदान करने का कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, ठीक है, क्योंकि कानून का जो मूल है, कहां से कानून बन के आ रहे हैं, वो है संविधान, ठीक है, ठीक है, स्रोत जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस स्रोत में भी, ठीक है, स्पष्ट रूप से, ठीक है, इस तरह के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं किया है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 1975 से ये कह रहा है कि सूचना का अधिकार भारत के संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित 2 मौलिक अधिकारों का एक आंतरिक हिस्सा है। और वो 2 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ठीक है। दूसरा है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 21 में दिया गया है, ठीक है। 5वें वेतन आयोग जो 1994 से 97 के बीच में था, उसने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम को समाप्त करने और सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने की सिफारिश की, ठीक है। कौन से वेतन आयोग ने? 5वें वेतन आयोग ने, ठीक है। तो ये भारतीय परिदृश्य। अब आते हैं हम अपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये जो पीछे जो भी चीजें हुई उन्हीं को, उनको हम एक तरह से इसकी बैकग्राउंड मान सकते हैं कि ये जब जैसे विश्व बैंक आया 1992 में, ठीक है, फिर जो 5वां वित्त आयोग था उसने भी सिफारिश की, ठीक है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने फिर सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो पारित किया और उसे लागू किया। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, लेकिन इस अधिनियम के कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे। इन उपबंधों के अंतर्गत सूचना आयोग का गठन करना,
जन सूचना अधिकारियों, सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों को बनाया जाना था। ठीक है, इस अधिनियम का एक व्यापक कार्यक्षेत्र है और इसमें सभी निकाय शामिल हैं। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के समस्त विभाग एवं उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा गठित, शासित, स्थापित, नियंत्रित अथवा वित्त पोषित अन्य निकाय जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब ये कि केंद्र और राज्य के जितने भी विभाग हैं या उनके उपक्रम हैं, एंटरप्राइज हैं, ठीक है, या अंडरटेकिंग्स हैं, वो सारी की सारी पंचायती राज संस्थाएं भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, और आपकी शहरी स्थानीय निकाय भी आ जाती हैं। ठीक है, चाहे वो रूरल लोकल बॉडीज हो या आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हो। ठीक है, और सरकार द्वारा बनाए गए कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गैर सरकारी संस्थाएं हैं जिनको सरकार द्वारा क्या मिलता है, पैसा मिलता है, एड मिलती है। ठीक है, वो सभी इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। सभी भारतीय नागरिक इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापक तथा विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें केवल बहुत कम ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें ना देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। सूचना का अधिकार के उद्देश्य, अब थोड़ा इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या क्या है इसके। पहला है एक व्यवहारिक ढांचा प्रदान करना जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता हो। ठीक है, एक ढांचा, ठीक है, जो व्यवहारिक हो उसका निर्माण करना। ठीक है, और जिसके द्वारा उसे क्या है, जो सूचनाएं हैं, ठीक है, या सरकार या अधिकारियों के पास कोई सूचना है, किसी तरह का डिसीजन लिया है उन्होंने, किसी तरह की पॉलिसीज हैं, उससे संबंधित सूचनाएं जो है वो लोगों को मिल सके। सरकारों और उनके उपकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, अधिनियम के तहत कार्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना आयोगों के गठन का प्रावधान करना, एक जागरूक नागरिक का विकास करना। देखिए, जहां भी और जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो समाज हो या चाहे वो देश हो, अगर वहां के नागरिक जागरूक नहीं हैं, चाहे वो अपने अधिकारों के प्रति हो, चाहे अपने कर्तव्यों के प्रति हो और किसी चीज के प्रति हो, तो वो राष्ट्र, वो समाज, वो गांव विकास नहीं कर सकता। तो इसके लिए जागरूकता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस अवेयरनेस। और अवेयरनेस फैलाने में ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और जानकारी के प्रकटीकरण के लिए छूट निर्धारित करना, जब इस तरह के प्रकटीकरण से अन्य सार्वजनिक हितों के साथ टकराव की संभावना हो और लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोपरिता को बनाए रखते हुए इन परस्परी विरोधी हितों का सामंजस्य स्थापित करना। तो ये कुछ उद्देश्य हैं किसके, सूचना का अधिकार। इसके उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हैं, अब आते हैं इसके जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके कुछ प्रावधानों की बात करते हैं। क्या क्या प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं, और इसको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं। क्या क्या फीचर्स है? पहला, ये जनता को अनुरोध पर सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है कि हर एक विभाग में, जो भी सरकारी विभाग है, उस विभाग में एक क्या होना चाहिए, एक सूचना अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, जो आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना को आवेदकों को प्रदान करेगा। दूसरा है, यह सूचना प्रदान करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा तय करता है। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो समय सीमा
48 आवर्स 48 घंटे है। ठीक है। तीसरी, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए सूचना निशुल्क होगी। अगर जो आपके पॉवर्टी, ठीक है, या बीपीएल फैमिलीज हैं, ठीक है, उनके लिए अगर वो सूचना मांगते हैं तो उनके लिए जो सूचना मांगनी है उन्होंने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको सूचना प्रदान की जाएगी, और बाकियों के लिए कुछ शुल्क रखा गया है। फिर है, सरकारी निकायों को कर्मचारियों के भुगतान और बजट का विवरण प्रकाशित करना होता है। यह आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। वे अपीलीय अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र उच्च स्तरीय निकाय होंगे और दीवानी न्यायालयों की शिकायतों के साथ निहित होंगे, शक्तियों के साथ निहित होंगे। मतलब उनमें क्या होगी, जो सिविल है, ठीक है, या दीवानी न्यायालय हैं, उनकी जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां इनमें निहित होंगी। किसमें? केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में। राष्ट्रपति एक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगा और राज्य के राज्यपाल राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे और उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। फिर है, मुख्य सूचना आयुक्त का चयन एक पैनल द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री शामिल होंगे, जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है, केंद्र में। फिर है आपका अगला जो प्रावधान है वो है, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। इन रिपोर्टों को संसद और राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा। अधिनियम आधिकारिक रहस्य अधिनियम 1923 को रद्द करता है। मतलब जो एक सीक्रेसी एक्ट था, ठीक है, 1923 का, उसको इसने रद्द कर दिया है। यह सूचना प्रदान करने में विफल रहने या इसके प्रवाह को प्रभावित करने के लिए सख्त दंड देता है। दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कि अगर कोई अधिकारी आरटीआई के तहत सूचना प्रदान नहीं करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है, ठीक है, या तो उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है और उसके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। सूचना आयोग एक अधिकारी को 250 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपए के अधीन का जुर्माना लगाएगा यदि सूचना 30 दिनों से अधिक उचित कारण के बिना देरी हो रही है। मतलब ये कि अगर 30 दिनों से अधिक दिन लगाते हैं कोई सूचना देने में और उचित कारण नहीं देता है अधिकारी, तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपया जो है वो जुर्माना लगेगा और अधिकतम जो है कितना हो सकता है, 25,000 रुपए। सूचना अस्वीकृत होने की स्थिति में अपील की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहली अपील लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ को, जो लोक सूचना अधिकारी है उसके वरिष्ठ अधिकारी है उसको की जाएगी, और दूसरी अपील जो है सूचना आयोग में, और तीसरी अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी या की जाती है। मतलब ये पहली जो आपकी अपील है, ठीक है, मान लो आपकी आरटीआई का ना तो जवाब दिया, ठीक है, या आपको उसको अस्वीकार कर दिया, तो उसकी अपील जो है आप उसके उच्च अधिकारी के पास करेंगे, ठीक है। और अगर वहां भी ऐसा ही होता है तो दूसरी अपील जो है वो आप करेंगे सूचना आयोग, स्टेट जो राज्य सूचना आयोग है वहां पे करेंगे, और अगर वहां पे भी कुछ नहीं होता है तो जो तीसरी अपील है वो आपकी उच्च न्यायालय में होगी, ठीक है। इसका दायरा इंटेलिजेंस ब्यूरो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी आदि जैसे खुफिया और सुरक्षा संगठनों तक नहीं है। हालांकि इन संगठनों द्वारा भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को बाहर नहीं किया जाएगा।
तो इनको बाहर रखा गया है। किससे? आरटीआई एक्ट से। कैबिनेट विचार विमर्श और सुरक्षा, राजनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाली या अपराध को बढ़ावा देने वाली सूचनाओं को छोड़कर 20 वर्षों के बाद सभी श्रेणियों की छूट दी गई जानकारी का खुलासा किया जाएगा, इनको छोड़कर। ठीक है, तो ये है प्रावधान 2005 के, आरटीआई एक्ट 2005 के। इनको हम विशेषता भी बोल सकते हैं। ये विशेषताएं हैं, चाहे वो राज्य सूचना आयोग की स्थापित करना है, लोगों को सूचनाओं के लिए समय के 30 दिनों के अंदर वो सूचना उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान। ओके, आगे आ जाते हैं आपके सूचना का अधिकार का महत्व क्या क्या है। पहला, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को शासन में प्रचलित सत्ता की गोपनीयता और दुरुपयोग पर सवाल उठाने का अधिकार देता है। केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों के माध्यम से ही ऐसी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। सूचना का अधिकार सूचना को सार्वजनिक हित के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यह नागरिकों के हितों के लिए प्रासंगिक है और एक पारदर्शी और जीवंत लोकतंत्र के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्राप्त जानकारी न केवल सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करती है, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी होती है, जो समाज के समग्र हितों की सेवा करती है। हर साल लगभग 6 मिलियन आवेदन आरटीआई अधिनियम के तहत दायर किए जाते हैं हमारे देश में, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला कानून बन जाता है। नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यों के बारे में जानकारी तक पहुंच जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्व सूचना के अधिकार के। ठीक है, सूचना का अधिकार में निहित अधिकार। अब बात यहां पे कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो सूचना का अधिकार है उसमें कुछ अधिकार निहित हैं, उसके अंदर हैं, कौन कौन से हैं वो उनको देख लेते हैं। धारा 2J सूचना के अधिकार को परिभाषित करती है। इसका अर्थ है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सुलभ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या उसके नियंत्रण में है। इस तरह के अधिकार में शामिल हैं, कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? पहला, निरीक्षण का अधिकार। यह दस्तावेजों, कार्यों और अभिलेखों को बारीकी से देखने और जांचने के अधिकार को संदर्भित करता है। यहां किसी भी रूप में कोई दस्तावेज या उसकी प्रति प्राप्त नहीं होती है और जानकारी को केवल देखा और जांचा जाता है। एक तो ये है। दूसरा है आपका नोट्स या उद्धरण लेने का अधिकार। नोट्स या उद्धरण लेने का अर्थ है दस्तावेजों से कुछ जानकारी को नोट करना। यहां दस्तावेजों से महत्वपूर्ण जानकारी को नोट किया जाता है और यहां तक कि दस्तावेजों से मूल उद्धरण भी कॉपी किए जा सकते हैं। अधिकार दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां लेने की भी अनुमति देता है। फिर है आपका सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार। एक नागरिक को सरकार द्वारा खरीदी या उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करने का अधिकार है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मोड में सूचना प्राप्त करने का अधिकार। जहां मांगी गई जानकारी को कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में संग्रहित किया जाता है। आरटीआई अधिनियम नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे टेप, वीडियो कैसेट, फ्लॉपी डिस्क आदि के रूप में या प्रिंट आउट के रूप में भी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो ये कुछ सूचना के का अधिकार जो है उसमें कुछ ये अधिकार निहित हैं कि कौन कौन से अधिकार जो हैं वो इसमें हैं, क्या क्या आप ले सकते हैं, कैसे कैसे ले सकते हैं। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं सूचना के प्रकटीकरण से छूट। मतलब जिन किन चीजों को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया उनको भी हम देख लेते हैं। धारा 8(1)
सूचना की श्रेणियों के प्रकारों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी का खुलासा करने का कोई दायित्व नहीं है। इस प्रकार छूट प्राप्त सूचना की श्रेणियों में शामिल हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं जिनके बारे में हम सूचना नहीं ले सकते हैं? वो है आपका सूचना जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राजनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध को बढ़ावा देने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उस तरह की सूचना नहीं दी जा सकती है। सूचना जिसका प्रकाशन न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अगर न्यायालय और न्यायाधिकरण के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो उस तरह की सूचना भी नहीं दी जाएगी, वो भी आरटीआई के बाहर है। सूचना जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना हो सकती है। ठीक है, ऐसी सूचना जिससे ये हो कि न्यायालय की अवमानना हो तो उस सूचना को भी नहीं दिया जा सकता है। जिसके प्रकटन से संसदीय विशेषाधिकार का हनन होगा। ठीक है, ऐसी सूचना जिससे संसद का विशेषाधिकार है, अगर उसका हनन होता है तो वो सूचना भी नहीं दी जाएगी। व्यापार रहस्य, वाणिज्यिक विश्वास या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी, ऐसी जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है यदि सक्षम प्राधिकारी या निर्धारित करता है कि सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह की, चाहे वो वाणिज्यिक हो या बौद्धिक संपदा हो या व्यापार रहस्य हो, इस तरह की जानकारी को तभी दिया जा सकता है जब प्राधिकारी जो है ये निर्धारित कर दे कि ये सार्वजनिक हित के लिए है। तो फिर आता है विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी। ठीक है, किसी जो आपका फॉरेन कंट्रीज हैं या बाहर की कंट्रीज हैं उनसे कोई जानकारी प्राप्त हुई है और उसने विश्वास किया है कि आप इस जानकारी को पब्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस तरह की जानकारी भी नहीं मिल सकती है। फिर है सूचना जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होगा या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान होगी, तो उस तरह की जानकारी भी नहीं दी जाएगी। फिर है आपका वह जानकारी जो अपराधियों की जांच, गिरफ्तारी या मुकदमा चलाने आदि की प्रक्रिया में बाधा डालती हो। ठीक है, तो ये है कुछ सूचनाएं जिनको नहीं दिया जा सकता है। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, दैट इज हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006। ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 और 28 राज्य सरकार और अन्य सक्षम अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाती है। ठीक है, इन प्रावधानों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य सक्षम अधिकारी प्राधिकरणों अर्थात हिमाचल प्रदेश विधानसभा और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत नियम बनाए हैं। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 को राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी 2006 को अधिसूचित किया गया था। हिमाचल विधानसभा सचिवालय सूचना का अधिकार, शुल्क और लागत का विनियम नियम 2006 15 जून 2006 को अधिसूचित किया गया था और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम 2005 30 नवंबर 2005 को अधिसूचित किए गए थे। सभी सरकारी संगठनों के लिए 17 उप शीर्षों के तहत वर्गीकृत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 की उपधारा 1 के खंड बी के तहत सूचना का अधिकार से संबंधित जानकारी प्रकाशित करना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश संगठनों ने अपने संबंधित संगठनों से संबंधित इस सामग्री को प्रकाशित किया है। ठीक है, अब आते हैं
हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम नियम 2006 की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना अथवा रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहता है, वो निर्धारित शुल्क की अदायगी के प्रमाण सहित संबंधित प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। मतलब ये कि पहला ये है कि जो भी व्यक्ति सूचना लेना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना होगा। ठीक है, और वो प्रपत्र जो है जिसके ऊपर आवेदन देना वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल फैमिलीज हैं, श्रेणी के आवेदकों से सूचना प्राप्त करने अथवा किसी भी अभिलेख के निरीक्षण के लिए किसी भी शुल्क की अदायगी अपेक्षित नहीं है, अर्थात उनसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तीसरा है प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक वर्ष से संबंधित सूचना लेने के लिए अलग अलग आवेदन पत्र दायर किया जाना अपेक्षित है। मतलब ये कि प्रत्येक विषय, अगर 2 विषय हैं तो उनके लिए आपको 2 आवेदन देने पड़ेंगे। वर्ष की बात आती है तो वहां पे भी आपको उसी तरह से अलग अलग जो है आवेदन देने पड़ेंगे। आवेदक को जारी की गई सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक का नाम दर्शाते हुए तथा जन सूचना अधिकारी की मोहर, हस्ताक्षर तथा तिथि सहित विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है, जो भी आवेदक को सूचना दी जाएगी, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, जो जन सूचना अधिकारी है उसको अपनी मोहर लगानी पड़ेगी हर एक पेज के ऊपर, और वहां पे डेट और अपने हस्ताक्षर जो है वो करने पड़ेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, या खाते के शीर्ष के तहत सरकारी खजाने में जमा किया जा सकता है। ठीक है, तो जो निर्धारित शुल्क है उसको क्या करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा या पोस्टल ऑर्डर के द्वारा जमा करवाना पड़ेगा, या सीधे जो खाता है, ठीक है, इनका आरटीआई का खाता है उसमें आप सीधे तौर पे भी जमा करवा सकते हैं। अब फिर है आपका दस्तावेजों को प्रदान करने एवं उनके निरीक्षण के हेतु लिए जाने वाले शुल्क की दर नीचे दी गई है। अब यहाँ पे दरें भी उन्होंने बनाई हैं कि कितना पैसे लगेंगे। जैसे सूचना का विवरण, कौन सी सूचना आपको चाहिए और उसका मूल्य शुल्क रुपयों में। सबसे पहले आवेदन के साथ शुल्क, ठीक है, 10 रुपए प्रति आवेदन, जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो। ठीक है, मतलब ये कि कोई सूचना जो है जो प्रकाशित हुई है, ठीक है, अगर वो चाहिए तो उसके लिए कितना शुल्क है, उसके लिए प्रकाशित मूल्य पर, ठीक है, मतलब जो प्रकाशित मूल्य क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास किताब है, किताब के ऊपर उसका रेट लगा होता है, ठीक है, तो उस रेट पे तो वो है प्रकाशित। ठीक है, फिर है आपका समूल्य प्रकाशनों के अलावा 2 रुपए प्रति पृष्ठ A4 साइज में अथवा कम के लिए। बड़े आकार के पृष्ठ के मामले में वास्तविक लागत अथवा प्रति पृष्ठ 20 रुपए, जो भी अधिक हो। ठीक है, फिर आता है आपका जहां सूचना इलेक्ट्रॉनिक के रूप में उपलब्ध हो और इलेक्ट्रॉनिक रूप अथवा फ्लॉपी, CD आदि के रूप में प्रदान की जानी हो, तो वहां पे क्या है, 50 रुपए प्रति फ्लॉपी और 100 रुपए प्रति CD की दर से शुल्क देना पड़ेगा। रिकॉर्ड दस्तावेज के निरीक्षण हेतु, और जो रिकॉर्ड और दस्तावेज अगर आपने उनका निरीक्षण करना है तो उसके लिए क्या है, 20 रुपए प्रति 30 मिनट या उसके अंश के लिए। मतलब ये कि हर आधे घंटे के आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है शुल्क, ठीक है, जो निर्धारित किए गए हैं। अच्छा, आगे है हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 के तहत नामित अपीलीय अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील दायर करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है।
इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता का नाम व पता, उस जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा रही हो तथा आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की जा रही हो दिया जाना होगा। अपीलकर्ता अपनी याचना अथवा राहत का उल्लेख तथा याचना व राहत के आधार भी अपील ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करेगा। ठीक है, तो जिसने अपील करनी है, जो सूचना, मान लो किसी जन सूचना अधिकारी ने आपको सूचना प्रदान की और उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि गलत सूचना दे दी, तो आप क्या करेंगे, अपील करेंगे आगे। तो उस अपील में आप अपना नाम लिखेंगे, उस जन सूचना अधिकारी का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसने जो भी आदेश दिया है या जो भी दिया है वो आप उसके साथ लगाएंगे। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको क्या राहत चाहिए। ओके, हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 के तहत नामित अपीलीय अधिकारी या हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को यह भी शक्ति होगी कि यदि सुनवाई की तिथि पर अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं है तो वह गुण दोष के आधार पर अपील पर एक तरफा निर्णय दे सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी वजह से अपील करने वाला जो है वो उपस्थित नहीं होता है तारीख के दिन, तो जो अपीली अधिकारी है वो एक तरफा निर्णय दे सकता है। एक तरफा ऐसा नहीं कि जन सूचना अधिकारी के पक्ष में दे देगा, मतलब ये वो उसके गुण दोष देखेंगे। ठीक है, उस जो भी उसने अपील की है। ठीक है, और अगर अपील सही पाई जाती है तो नेचुरली है वो क्या करेगा, अधिकारी के खिलाफ क्या करेगा, अपने निर्णय दे देगा। ओके, फिर है आपका हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 के तहत राज्य सूचना आयोग को अपनी दिन प्रतिदिन की कार्रवाई के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां भी प्रदत्त हैं। परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2008 बनाए गए हैं, जो 1 सितंबर 2008 से लागू हो गए थे। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रावधान, हमारे रूल्स जो हैं वो। अब एक आता है राज्य सूचना आयोग, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये भी इससे कंसर्न है। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 4 फरवरी 2006 को जारी एक अधिसूचना के तहत किया गया था। आयोग ने 1 मार्च 2006 से अपने मुख्यालय शिमला के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। राज्य सरकार के सचिवालय प्रशासन ने 1 मार्च 2006 से और उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को सचिवीय कर्मचारी और अन्य सहायता प्रदान की। आयोग ने 1 जुलाई 2007 तक एकल सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया और उसके बाद इसमें 2 जुलाई 2007 को एक और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शामिल किया गया। अब ये जो हमारा राज्य सूचना आयोग है, इसकी शक्तियां और कार्य देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो शक्तियां और कार्य हैं उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत जांच। ठीक है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे जो यथास्थिति किसी लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है या उसके आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह की शिकायत की जांच करेगा। जिसे इस अधिनियम के अधीन जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर आरटीआई एक्ट के अधीन जानकारी देने से मना कर दिया है तो उसकी जांच भी कौन करेगा, राज्य सूचना आयोग। जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तब भी कौन जांच करेगा, राज्य सूचना आयोग। ओके, फिर है आपका जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है जो
वह अनुचित समझता है। मतलब ये कि किसी से अगर अनुचित फीस मांगी गई है तो उसकी जांच भी राज्य सूचना आयोग ही करेगा। जो यह विश्वास करता है कि उसे अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है और इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में, ठीक है। तो ये है जहां पे राज्य सूचना आयोग को क्या दिया गया है, जांच का अधिकार दिया गया है। फिर है राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है। और कौन कौन सी है, जैसे व्यक्तियों को सम्मन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना, ठीक है। दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगवाना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, और फिर है आपका तीसरा, आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। फिर है आपका नंबर 4, प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील 90 दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को होगी। तो ये अपीलीय अधिकारी के रूप में भी काम करता है। तो मान लो आपने प्रथम अपील की है, जो आपका जन सूचना अधिकारी है उसके उच्च अधिकारी के पास, तो वहां उनके निर्णय से भी आप संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दूसरी अपील जो है वो करेंगे, ठीक है। और वो अपील जो है वो राज्य सूचना आयोग में होगी, ठीक है। और उसके लिए दिन रखे हुए हैं 90 दिन, ठीक है, 90 डेज। परंतु राज्य लोक सूचना आयोग 90 दिन के अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी समय पर अपील दायर न करने के लिए पर्याप्त कारण बताता है। तो अगर वो बताता है कि 90 दिनों के भीतर में क्यों नहीं अपील दायर कर पाया और राज्य सूचना आयोग ये मान लेता है कि हाँ इसको दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी या कोई कारण थे, तो वो 90 दिन के बाद भी अपील को स्वीकार कर सकता है। फिर है अपील संबंधी कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था लोक सूचना अधिकारी का होगा। राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यह भी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपने निर्णयों की अनुपालना करवाए। शिकायतकर्ता या अपीलकर्ता को मुआवजा दिलाने की शक्ति का भी प्रावधान है। फिर है आपका, जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग को यह लगे कि लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भाव पूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा। तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपए से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे कुछ कार्य और शक्तियां किसके, राज्य सूचना आयोग के, ठीक है। तो
यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसने एक तरह से मैं बोलूं तो रेवोल्यूशन का काम किया है। जिन सूचनाओं तक हमारी पहुंच नहीं थी, हमारे मतलब पब्लिक की पहुंच नहीं थी, अब वहां तक हमारी पहुंच हो गई है। हम प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय या सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, ठीक है, उनके द्वारा बनाए गए पॉलिसीज और उनको किस तरह से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनमें क्या क्या खर्चा हुआ है, इन सभी चीजों से संबंधित जो है अब हम सूचना ले सकते हैं। और इसने, अगर मैं ये कहूं कि लोगों को सशक्त बनाया है, लोगों को जागरूक बनाया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इट एम्पावर्स द जनरल पब्लिक ऑफ आवर कंट्री एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। सो कंक्लूजन में, निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार प्रशासन में पारदर्शिता लाने और इसे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस अधिकार के सामने कठिनाइयां खड़ी करती हैं, जैसे खराब रिकॉर्ड रखना, फाइलें गायब होना, सूचना आयोग में कर्मचारियों की कमी, प्राप्त जानकारी का उपयोग सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाना आदि। इन कमियों के कारण सूचना का अधिकार अपने सही संदर्भ को पाने में सफल नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी यह कानून हमें शासन की प्रक्रियाओं को फिर से डिजाइन करने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करता है। शासन में सुधार के लिए सूचना का अधिकार आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। शासन में जवाबदेही लाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिसमें विसल ब्लोअर की सुरक्षा, सत्ता का विकेंद्रीकरण और सभी स्तरों पर जवाबदेही के साथ अधिकार का विलय शामिल है। अतः यह आवश्यक है कि सूचना का अधिकार को भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध तथा शासन को सुशासन बनाने के लिए इस अधिनियम के दुरुपयोग से उचित रूप से निपटा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, इस हथियार या आरटीआई एक्ट जो है, इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि कई बार कुछ लोगों की आदत बन गई है कि आरटीआई को प्रताड़ना के रूप में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी अधिकारी को तंग करना है उस रूप में भी यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, इसको एक सही टूल, एक जवाबदेही सरकार या प्रशासन बनाने के टूल के रूप में उपयोग करना बहुत जरूरी है। तभी जो हमारा लोकतंत्र है वो सही ढंग से काम करेगा, तभी हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन जो है वो जवाबदेह होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये पसंद ठीक लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो अब मैं आगे आपको दूसरा पेपर जो है, एक और पेपर स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।